डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 5.3 के शेष क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आपका प्रश्नावली 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा और इस वीडियो लेक्चर में आप 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चंस तक देखेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और उन सभी क्वेश्चनों को 16, 17, 18, 19, 20, 15 सभी हर एक क्वेश्चंस को आप सीरियल से और एक एक को बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रश्नावली 5.3 का है। क्या कह रहा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, यानी कोई निर्माण कार्य हो रहा था, उसमें कोई ठेका लिया गया था। एक निश्चित तिथि के बाद, यहाँ देखेंगे लिखा है, एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को, यानी कोई कार्य है, उस कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्राविधान इस प्रकार है। यानी एक तिथि, एक डेट क्लियर किया गया है कि इस डेट तक इस कार्य को आपको पूरा करना है। यदि इस डेट तक आप इस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब जुर्माना कैसे देना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पहले दिन के लिए, यानी आप पहला दिन एक दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। दूसरे दिन के लिए, यानी आप एक दिन और दूसरा दिन, एक दिन बीत गया है, एक दिन और ले रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा 250 रुपया। यहाँ पर देखिएगा कितना देना पड़ेगा, 250 रुपया। तीसरा दिन, 3 दिन बीत गया तो आपको देना पड़ेगा 300 रुपया। इस प्रकार से जितने दिन बीतेंगे सभी में 50, 50, 50, 50 ऐड करके आपको देना रहेगा। ठीक है, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ठीक है, चौथे दिन का 350, पाँचवें दिन का 400, छठवें दिन का 450, सातवें दिन का, इस प्रकार से आपको 50, 50, 50 ऐड करके देना होगा इत्यादि। यहाँ लिखा है, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, यानी 50 अधिक है। हमेशा जो जुर्माना होगा वो अगला जो जुर्माना होगा अपने से पहले वाले जुर्माने से हमेशा 50 अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी कितना रुपया देना पड़ेगा यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। विलंब यानी देर, यानी 30 दिन विलंब करता है तो आपको ये बताना है कि वो ठेकेदार कितना रुपया देगा जुर्माना। ठीक है, तो इन सभी समस्याओं को बहुत कम और बहुत कम लाइनों और बहुत कम समय में सरल करने के लिए ही समांतर श्रेणी का बनाया गया है और समांतर श्रेणी का योग निकालना सीख रहे हैं आप। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए हल, और हल लिखने के बाद देखेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए जुर्माने की राशि से बनी एपी। जुर्माने की राशि से बनी एपी। जुर्माने की राशि से एक एपी बन जाएगी। वो एपी क्या होगा, ध्यान समझिएगा। वो एपी होगा आपका पहले दिन का 200, ठीक है, दूसरे दिन का होगा 250, ठीक, तीसरे दिन का होगा 300, चौथे दिन का होगा 350 और पाँचवें दिन का होगा 400। इस प्रकार का काम चलता रहेगा कितने दिन तक? 30 दिन तक। आगे डॉट डॉट कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से आप प्रथम पद निकाल सकते हैं। प्रथम पद निकाल लीजिए, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद आपको बताना है, यानी प्रथम पद कितना है। प्रथम पद यानी सबसे पहले कितना लिखा गया, तो सबसे पहले आपका 200 है तो यहाँ 200 लिख दीजिए। यहीं से आप सार्वंतर निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल लीजिए। सार्वंतर डी होता है, डी निकालेंगे तो ये होता है A2 और माइनस A1। A2 का मान अगर आप देखेंगे तो 250 है और A1 का मान 200 है, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 50। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ दी है, 30 दिन जो है ये पदों की संख्या, तो यहाँ लिख दीजिए पदों की संख्या।
पदों की संख्या, पदों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, n लिख दीजिए। ये कितना है? 30 दिन। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाइए, सूत्र का यूज करेंगे। और वो सूत्र क्या है? आपको सूत्र आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सवाल को सरल कर पाएंगे, अन्यथा सरल नहीं कर पाएंगे। ये सूत्र क्या है? SN इक्वल टू n/2, ब्रैकेट्स में आपका होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो SN यानी n के स्थान पे रखना है 30, यहाँ भी होगा 30/2 और ब्रैकेट्स में 2 गुणे ये a का मान देखिए 200 है, प्लस n के स्थान पे 30 रखेंगे -1 और गुणे d के स्थान पे 50 है, ठीक। आगे सरल करना इसको, 30 में 2 का भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 गुणे 200 तो हो जाएगा 400 और प्लस 30 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 29 और गुणे ये हो जाएगा 50, ठीक। इसको आगे समझिए क्या बना, आप ध्यान से समझिएगा। आपको S30 बराबर मिल गया, S30 बराबर क्या मिला? 15 और ब्रैकेट्स में आपका 400 मिला है और प्लस आपका है 29 गुणे 50। 29 में 50 का गुणा कर लीजिए, तो 29 में 50 का गुणा करेंगे तो देखिए 0 0, 9 पचे 45 के 5, 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा। 0 यहाँ 5 और यहाँ 4 और यहाँ 1 होगा, यानी आपको मिल गया 1450, ठीक है। आगे समझिएगा, 15 गुणे यहाँ लगाना, इन दोनों को जोड़ लेना तो ये हो जाएगा 1850। 1850 में 15 का गुणा कर लीजिए, तो 1850 में 15 का गुणा करना, मैं डायरेक्ट आपको गुणा करके बता दे रहा हूँ। 15 शून्य में शून्य के शून्य हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 और 7 हो जाएगा 127 और 15 का नियम 15 और 12 हो जाएगा 27। यानी आपको उसे जो 30 दिन की जुर्माना देनी पड़ेगी, इतना रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 27,750 रुपया। 27,700 रुपया, 27,750 रुपया उसे 30 दिन का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको जोड़ जोड़ के सरल करते तो बहुत समय लगता और काफ़ी स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ती। इन चीज़ों को हम आसानी से सरल कर पाएँ, कम समय में और कम लाइनों में पूरा हो जाए, इसलिए इनका योग करना सिखाया गया है। और उसका योग करने के लिए आप इन सभी फार्मूलों का यूज करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यानी नकद मतलब पैसा दिया जाएगा, कोई वस्तु नहीं दिए जाएंगे, जैसे बुक, पेन, कॉपी एटसेट्रा। यानी उनको कोई वस्तु नहीं दिया जाएगा, उनको नकद दिया जाएगा। नकद मतलब पैसा दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? 700 रुपया दिया जाएगा। और कितने लोगों को दिया जाएगा? 7 लोगों को दिया जाएगा। यहाँ लिखा गया है शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी। यानी 7 लोग हैं, यानी 7 लोगों को दिया जाएगा और 7 लोगों को 700 रुपये दी जाएगी। अब कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी जो पहले पाएगा उसके बाद में जो पाएगा उससे 20 कम पाएगा, फिर उसके बाद वाला 20 कम पाएगा, फिर उसके बाद वाला 20 कम पाएगा, फिर उसके बाद वाला 20 कम पाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये 20 क्या है? सारवंतर है। क्या है? सारवंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें हमें पता है। यहाँ हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या है? दिया है। हल डालने के बाद आपको लिखना है दिया है। क्या दिया है? 7 2 दिया है। ये पदों की संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी इसको हम n कह सकते हैं। n से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये 7 हो जाएगा। और जो 700 राशि है ये 7 पदों का योग है, यानी ये यहाँ S7 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? S7।
यहाँ पर आपको ये 7 रखना है, ये 7 ये 7 संख्याओं का जो योग होगा वो 700 होगा। और यहाँ पर जो 20 कम है, ये हमेशा पहले को अगर मान लीजिए 100 मिला तो दूसरे को 80 मिलेगा, तीसरे को 60 मिलेगा, चौथे को 40 मिलेगा, इस प्रकार से 20-20 कम मिल रहा है। तो जब 20-20 कम मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस बात को आप यहाँ पर समझिए, मान लीजिए सपोज डेट पहले को 100 मिला और दूसरे को 80 मिला, और अगर सार्वांतर निकाला जाए तो सार्वांतर क्या होता है, A2 माइनस A1, और A2 का मान 80 है और माइनस A2 का मान A1 का मान 100 है। अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -20। यानी यहाँ पर जो सार्वांतर आपका होगा वो -20 होगा। सार्वांतर आपका क्या होगा, -20। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि सार्वांतर माइनस क्यों होगा। ठीक है, सार्वांतर यानी D जो होगा वो -20 होगा। ठीक, अब कह रहा है कि बताओ किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा, पहले कितना मिलेगा, दूसरे कितना मिलेगा, तीसरे कितना मिलेगा, चौथे कितना मिलेगा, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे सूत्र, और कौन सा सूत्र रखेंगे, सूत्र आपका होगा SN = n/2, ब्रैकेट्स में आपका होगा 2a + n-1 × d। इस फार्मूले पर रखेंगे। अब आप सोचेंगे इस फार्मूले पर रखने से हमें क्या मिलेगा, इस फार्मूले से रखने पर आपको ये मिलेगा कि पहले को कितना मिलेगा, और यदि हमें पता चल गया कि पहले को कितना मिला है तो हमें 20-20 कम करके सभी का पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रखा जाए तो SN यानी S के, यहाँ देखिए SN, N के स्थान पे हम रख देंगे 7, तो यहाँ भी N के स्थान पे हो जाएगा 7/2। यहाँ 2a, ये नहीं पता है, प्लस N के स्थान पे 7 -1 × D के स्थान पे -20। ठीक है, S7 है, S7 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 700, और यहाँ देखिए 7/2, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और प्लस 7 में से घटा लेंगे 6 हो जाएगा, और गुणे -20। ठीक है, आगे समझिए, इस 7/2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 700 गुणे 2/7, 2/7 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भाग इधर करेंगे, भाग जब होगा तो गुणे के रूप में बदलेगा तो ऊपर वाला नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर, ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। इस 7 से 700 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 100, इसको भी यहीं रहने देते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 2a, और ये प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 20 छक्का 120। ठीक, इसी को यहाँ पर समझते हैं, 2 और 100 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200, क्या हो गया 200 बराबर, यहाँ को मिला है 2a -120, -120 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 200 + 120 और बराबर होगा 2a। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a बराबर ये हो जाएगा 320, और ये बराबर हो जाएगा 320/2, तो ये का मान हो जाएगा 160। यानी ये मतलब पहले को मिलेगा 160, पहले को 160, तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले को यहाँ लिख दीजिए, पहले को मिलेगा, पहले को कितना मिलेगा 160, दूसरे को, ठीक है, दूसरे को आप लिख लीजिएगा मिलेगा कितना, 20 कम कर दीजिए 140। इसी प्रकार से तीसरे को 120, चौथे को 100 हो जाएगा, पाँचवें को 80 हो जाएगा, छठवें को 60 हो जाएगा, और सातवें को 40 हो जाएगा। इस तरह से ये पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, इस प्रकार से सभी को मिलेगा। यानी पहले को 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120,
पाँचवें चौथे को 100 और पाँचवें को 80, यानी सबको 20-20 अपने से पहले से 20 कम मिलना चाहिए। तो देखो पहले को 160 मिला है, दूसरे को 140 20 कम है, तीसरे को 120 मिला 140 से 20 कम है। इस प्रकार से सातों को मिलेगा और ये आपके हैं राइट आंसर। 160, 140, 120, 180, 60, 40 ये आपके राइट आंसर हैं। इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 है, 17वां क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आप आसानी से सरल कर पाएंगे। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। यानी वायु प्रदूषण कम हो, इसके बाद स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाया जाए। लेकिन उस पेड़ में यह निर्णय लिया गया, उस योजना में क्या निर्णय लिया गया, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब होता है जैसे क्लास आपका 6 हो गया तो क्लास 6 में सेक्शन होता है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, यानी भागों में बांट दिया जाता है। ऐसा कब किया जाता है, जब एक क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाए, यानी जब उनको एक कमरे में बैठने का जगह ना पूरा हो, दूसरे कमरे में बैठाया जाए तो पहले कमरे वाले को कहते हैं सेक्शन ए यानी अनुभाग ए या अनुभाग फर्स्ट, दूसरे को सेक्शन बी या अनुभाग 2 कहा जाता है और तीसरे को सेक्शन सी या अनुभाग 3 कहा जाता है। इस तरह से उनको बांट दिया जाता है। ऐसा कब किया जाता है, जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ पर वही बात है, कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी जितना उसका कक्षा की संख्या उतना लगाएगा। यानी पहला अनुभाग है तो 1 लगाएगा, दूसरा है तो 2 लगाएगा, तीसरा है तो 3 लगाएगा, यानी जितना उसका नंबरिंग है उतना वो पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, वही जो मैंने आपको बताया, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, यानी 12 तक ऐसे चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, यानी इस स्कूल में जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कितने लगाए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सरल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद लिख देंगे कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या से बनी एपी। क्या एपी बनेगा, कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, 1-1 पेड़ लगाएंगे तो 3 पेड़ लगाएंगे। कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, 2 वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 3 दूना 6 लगाएंगे। 3 वाले 3-3 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 9 लगाएंगे। 4 वाले 4-4 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 12 लगाएंगे। 5 वाले 5-5 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 15 लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप चले जाएंगे अंत में तो 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे और 3 सेक्शन है तो 36 पेड़ लगाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। 1 वाले केवल 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है तो एक पहला सेक्शन लगाएगा, एक दूसरा सेक्शन लगाएगा, एक तीसरा सेक्शन लगाएगा तो 3 पेड़ लगाएंगे। 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे तो पहला सेक्शन 2 लगाया, दूसरा सेक्शन 2 लगाया, तीसरा सेक्शन 2 लगाया तो 3 2 कितना हो गया 6। 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, पहला सेक्शन 3, दूसरा सेक्शन 3, तीसरा सेक्शन 3, तो इस प्रकार से 9। इस प्रकार से जब आप अंत में पहुंचेंगे तो 12 वाले 12 पेड़ लगाएंगे, लेकिन पहला सेक्शन 12 लगाया, दूसरा सेक्शन 12 लगाया, तीसरा सेक्शन 12 लगाया तो 12 36। इस प्रकार से आपका एक एपी बन जाएगी। अब इस एपी से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं प्रथम पद क्या होगा, जो पहले लिखा है 3 है। यहाँ से आप सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं।
सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, डी होगा। ये होगा आपका A2 माइनस A1, A2 का मान 6 है माइनस A का मान 3 है, तो हो जाएगा कितना, 3। यहाँ पर पदों की संख्या देखिए कितनी होगी, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n कितना होगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर आपको ये पता है, सार्वंतर पता है, पदों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो पदों की संख्या कितनी होगी, टोटल 12। कितने होंगे, 12, क्योंकि कक्षा 1 से 12 तक है तो 12 होंगे। अब इनका योग बताना, यानी कुल कितने लगाए, तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फार्मूला, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए सूत्र, और सूत्र में आप इस फार्मूले का यूज कर लीजिए, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट्स में A प्लस L, S n के स्थान पे 12 रख दीजिए और n के स्थान पे 12/2, और ये आपका है 3, और प्लस यहाँ पर देखिए L में लिख दिया, जो ये आपका 36 है, ये अंतिम पद है, यानी इसके आगे नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए 36। ठीक है, इसको आगे समझिए। यहाँ पर क्या होगा, S12 इक्वल टू होगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और गुणे 3, और देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आप क्या कर लेना है, 3 और 36 को जोड़ लीजिए तो 39 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे 39 कर दीजिए। S12 इक्वल टू, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 छक 54 के 4, 6 त्रिक 18, और 5 आपका हो जाएगा 23, यानी 234 पेड़ टोटल लगेंगे। इस तरह से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है, और इस क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ही ध्यान से देखेंगे ताकि आपका हर एक बात क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कह रहा केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ये जो फिगर देख रहे हैं बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4, ये देखिए आकृति 5.4 दर्शाया गया है। 13 कर्मागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यानी 13 कर्मागत हैं, इस तरह से बनाए गए हैं, तो इसकी लंबाई बताना है कुल कैसे होगी। ध्यान से देखना, मान लीजिए देखिए यहाँ पर मैंने एक रखा है इसको, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको रखा, ऐसे शुरू किया बनाना, ऐसे ऐसे बना रहा हूँ, और इस प्रकार से 13 बनाया गया है। तो ये जो सर्पिल बन रहा है, इसकी आपको कुल सर्पिल की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतना जो दिया है, ये इतने का मान दिया है, इतने को कह रहा है ये L1 है। क्या है, L1, ठीक है, और उसके बाद आगे इसी प्रकार से ये L2 है, फिर L3 है, फिर L4 है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक, तो इनसे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पर हम डालेंगे हल, लिख देंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई यानी L1 कितना होगा, तो आपको किसी भी वृत्त की लंबाई यानी परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि बराबर होता है 2πr, परिधि बराबर 2πr। हम अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो आधा कर देंगे, 2πr का आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा, πr बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मान दिया है, ये जो 0.5 सेंटीमीटर दिया है ये R1 है, ये त्रिज्या देखिए लिखा है यहाँ पर त्रिज्या, ये R1 है, ये R2 यानी दूसरी त्रिज्या है, और ये वाला आपका R3 है, और ये आपका R4 है।
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर R1 रख दीजिए। अब देखिए पाई का मान आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि क्या रखना है, पाई का मान आपको रखना है 22/7, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसी की वैल्यू को आप रखेंगे ताकि आप आसानी से उनको सरल कर पाएँ। तो पाई का मान आप रख दीजिए 22/7 और गुणे R1 का मान रख दीजिए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको देखिए, ये कटेंगे है नहीं तो गुणा कर लीजिए। तो 22 पंचे 110, एक अंक के बाद 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 11/7, ये L1 मिल गया। इसी तरह से अर्धवृत्त की लंबाई यानी L2 निकाल लिया जाए। सीधे मैं L2 लिख रहा हूँ, L2 बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, पाई R2। पाई का मान यहाँ भी रखना है आपको 22/7 और गुणे R2 का मान 1 सेंटीमीटर है, 1.0 मतलब 1, गुणा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 22/7। ठीक है, इसी प्रकार से आप L3 निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? L3। L3 निकालेंगे तो क्या होगा, पाई R3, तो पाई का मान 22/7 और गुणे 1.5 सेंटीमीटर। अब इनका जब गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 दूना 30 और 3 33, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो यानी ये हो जाएगा आपका 33/7। तो यहाँ पर आप सीधे 33/7 लिख दीजिए, ये 33/7 हो गया L3। इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, L4 भी निकाल लेना है। L4 बराबर होगा पाई R4, पाई का मान आपको रखना है 22/7 और गुणे R का मान है 2। ठीक है, गुणा कर लेंगे सीधे तो हो जाएगा 22 दूना 44/7। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार बनी AP। इस प्रकार AP बन जाएगा क्या, पहला आपका बना 11/7, दूसरा आपका बना 22/7, तीसरा आपका बना 33/7 और चौथा आपका बना 44/7। और इस प्रकार से आपको निकालते जाएंगे, कहाँ तक, 13 तक निकालना है। तो यहाँ से आप प्रथम पद निकाल लीजिए, लिख दीजिए प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा वो प्रथम पद होगा। क्या होगा, 11/7। सार्वधातुक ज्ञात कर लीजिए, सार्वधातुक D निकाल लीजिए तो ये होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 22/7 और माइनस A1 का मान है 11/7। हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे और ऊपर वाले को ऐसे लिख लेंगे या घटा लें तो आपको मिल जाएगा 11/7। और यहाँ पर आपको पदों की संख्या दी है, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ n लिख दीजिए। पदों की संख्या n ये कितना है, 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी 13 यहाँ देखिए लिखा है हिंदी में, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो 13 है, 13 अर्धवृत्त हैं और इस सर्पिल की लंबाई बताना है। ठीक, तो आप इसको देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रथम पद पता चल गया, सार्वधातुक पता चल गया, पदों की संख्या पता चल गया। अब इनको हमें लंबाई बताने के लिए क्या कर लेना है, योग कर लेना है। तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होगा, SN = n/2, ब्रैकेट्स में आपका होगा 2a + n-1 × d। ठीक, यहाँ S n के स्थान पे 13 रखेंगे यानी 13 और यहाँ भी 13/2 हो जाएगा। ब्रैकेट्स में 2 गुणे a का मान आपका 11/7 है और प्लस n का मान 13 - 1 और गुणे d का मान भी 11/7 है। अब इनको सरल करेंगे। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, S13 = ये 13/2 ही रहेगा क्योंकि भाग जाएगा नहीं। और इन दोनों को गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर जब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22/7, तो यहाँ लिख देंगे 22/7 और प्लस लगाएंगे
और आप 13 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और गुणे 11/7। ठीक है, इसको और सरल करते हैं, ये 13/7 ही रहेगा, ये आपका 22/7 ही रहेगा, और प्लस ये भी आपका गुणा कर लेंगे तो 11 दूना 22 और 11 कम 11 और 2 13, यानी 132/7 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, 13/2 वैसे ही लिख देंगे, दोनों का हर बराबर है, एक बार रखेंगे और इनको जोड़ लेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 और 3 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, आगे समझिए, ये हो जाएगा 13/2 गुणे, इनमें 7 का भाग चला जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी आपको मिल गया 13 गुणे 11। 13 गुणे 11 करेंगे तो 11 तियाँ 33, 11 कम 11 3 14, ये आ गया 143। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप सरल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 143 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये 19वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 19 क्वेश्चन है। कह रहा 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। ढेरी मतलब रास, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखा जा रहा है। सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 में ये आकृति है, इसी में देखना है आपको। यानी सबसे नीचे 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 17 है। इस प्रकार से हमेशा एक एक कम रखा गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी बताना है कि कितने पंक्ति बनेंगे, एक के ऊपर एक कितना पंक्ति बना। ये पंक्ति मतलब ये देखिए, नीचे एक लाइन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये कितने इस तरह से बनेंगे, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, यानी सबसे ऊपर वाले में कितने होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डाल दीजिए हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं और सबसे अगली उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। तो यहाँ लिखिए लट्ठे नहीं, लट्ठों लिखा है, लट्ठों की डेरी से बना एपी। क्या बन जाएगा, एपी। ठीक है, तो इस एपी को लिख लिया जाए। एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा, पहले आपका 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा। इस प्रकार से ऐसे 2 से लट्ठे रखे गए हैं। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप प्रथम पद निकाल सकते हैं, तो प्रथम पद निकाल लीजिए। प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा है ये आपका 20 होगा। उसके बाद सारवांतर निकाल लीजिए। सारवांतर कितना होगा, सारवांतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद 19 है, माइनस A1 20 है, प्लस माइनस घटाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 20 है, इसलिए माइनस आ जाएगा 1। और यहाँ पर एक दिया गया है SN दिया है, यानी SN जो दिया है 200 दिया है। लट्ठों की संख्या जो दी है 200 है। आपको पंक्तियों की संख्या बताना है, कितनी पंक्ति बनेंगी, यानी एक के ऊपर एक जो रखा जा रहा है कितना बार ऐसा रखा जाएगा, तो 200 लट्ठे आएंगे और हमेशा एक कम होना चाहिए, यानी n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे सूत्र, और सूत्र लिखने के बाद SN इक्वल टू लिखेंगे n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर SN के स्थान पे आपको रख देना 200, n नहीं पता, n/2 ही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a के स्थान पे 20 रखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए ये आपका 20 है और सारवांतर -1 है और SN 200 है। ठीक है, तो ये हो गया, और प्लस n नहीं पता है तो n ही रहेगा, n-1, और d का मान -1 है, -1 रख देंगे। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 2 गुणे 200 हो जाएगा, तो 400 बन जाएगा, यहाँ बचा n, और इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 20 दूना 40, और प्लस
यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस प्लस गुड़े माइनस माइनस हो जाएगा n, और माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखेंगे ये 400 हो गया। यहाँ देखिए n n ही रहेगा, और ये देखिए 40 प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 40 एक हो जाएगा 41 और माइनस n। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस n। अब देखिए और इसको सरल कीजिए तो 400 बराबर हो जाएगा 41n और माइनस n गुड़े n स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, या इन सभी को इधर ले आइए, इसको इधर ले चल रहे हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 41n, और ये प्लस 400 है तो 400 लिख देंगे और बराबर रख देंगे 0। अब इस तरह से ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को आप रूलों से सरल करेंगे। द्विघात समीकरण को सरल करने के कई रूल्स हैं। द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं, गुणनखंड बनाकर कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हैं। जिस विधि से आप इसको सरल करना चाहें उस विधि से आप इसको सरल कर सकते हैं। तो इनको गुणनखंड विधि से देखा जाए तो गुणनखंड क्या कह रहा है, जिसका घात 2 हो उसका गुणांक लो। तो किसका घात 2 है, n का, इसका गुणांक कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा, गुणे अचर पद जिसके साथ कोई चर ना हो तो क्या है ये 400 है तो 400 ले लो, गुणा करो तो हो आएगा कितना 400। अब कह रहा दो संख्याएं लो, गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। यानी जोड़े या घटाएं तो बीच वाला पद और गुणा करने पर 400। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला पद है कितना, बीच वाला पद 41 लिखा है। क्या लिखा है 41। ठीक है, तो हम ऐसी दो संख्याएं ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, एक ले सकते हैं 25 और दूसरा ले सकते हैं 16। 16 और 25 का गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 8 हो जाएगा 40, यानी 400 हो गया। अब देखिए अगर आप 25 और 16 को जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 41, उतना आना चाहिए। तो इसी 16 और 25 को लेकर हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, उसी के आगे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है, और प्लस 16, 25 16 जोड़ेंगे 41 होगा, और फिर यहाँ n है n लिख देंगे, और फिर यहाँ प्लस 400 है, 400 बराबर 0। इसको खोलेंगे n स्क्वायर माइनस ये 25n हो जाएगा, इस n का गुणा होगा जो यहाँ पर लिखा गया है, और ये प्लस माइनस हो जाएगा 16n, और फिर आपका प्लस हो जाएगा 400। अब दो दो का यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बना लीजिए, इन दोनों का और इन दोनों का, यानी इन दोनों में कॉमन खोजेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन है। तो इसमें देखा जाए तो n और n यहाँ भी है तो n निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 25, और इन दोनों में देखा जाए तो 16 कॉमन है तो माइनस 16 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा n, और ये प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा 25 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब n माइनस अगर 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 16 बराबर ही हो जाएगा 0। अब यहाँ रखिए, द्विघात समीकरण में आपने सीखा होगा जब n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 25। और फिर लिखना जब n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा कितना 16, यानी पदों की संख्या 16। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रहा है, यानी आप 25 भी रख सकते हैं और 16 भी रख सकते हैं, 25 भी रख सकते हैं 16 भी, लेकिन अभी इसको चेक किया जाएगा कि अंत में जो सबसे ऊपर होगा कितने बचेंगे, ये आपको बताना है। देखिए आपके क्वेश्चंस में ये है, इस चीज़ को आपको यहाँ क्वेश्चंस में बताना। देखिए तथा सबसे, यहाँ देखिए सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी सबसे ऊपर वाले में कितने हैं, इस चीज़ को हम चेक करेंगे, तब आपको पदों की संख्या क्लियरली पता चलेगा कि पद ऊपर वाले में कितने, सबसे ऊपर कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर इसको हम कर ले रहे हैं राइट साइड में, और इस राइट साइड में समझिएगा क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ 25 है तो 25वां पद निकाल लिया, यानी ये 25 निकाला जाए तो ये 25 क्या हो जाएगा a प्लस 24d, यानी 24d एक कम हो जाएगा हमेशा। तो ये देखिए आपका 20 है और प्लस हो जाएगा 24
और गुणे डी आपका -1 है। अब इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 और प्लस गुणे माइनस ये हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस माइनस घटाएंगे तो -4 आएगा, यानी जो सबसे ऊपरी पंक्ति में होगा वो -4 होगा, यानी ये कोई मान ही नहीं हुआ, -4 क्या। तो इसलिए ये जो आपका जो मान है ये n बराबर जो आपका 25 आया है ये वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम माइनस आ रहा है और कभी भी किसी भी चीज़ की संख्या माइनस नहीं हो सकती है। अच्छा ये n16 ये 16 निकाला जाए, ये 16 निकालेंगे तो आपका होगा a प्लस 15d और ये का मान है 20 और प्लस 15 इंटू डी का मान है -1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 15, तो ये आ गया आपको 5, यानी सबसे ऊपर कितने होंगे 5 लट्ठे होंगे और जो कुल पंक्तियां होंगी वो 16 होंगी। ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको इनको हल करना है, सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक आलू दौड़ यानी पोटैटो रेस है। इस आलू दौड़ में क्या कहा जा रहा है? इस आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई, यानी यहाँ देखिए एक बाल्टी रखी हुई है, इस फिगर में देखिए एक बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहले आलू से, यानी यहाँ पर देखेंगे ये आलू रखा है, इस फिगर को देखिए ये आलू है और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा जाता है। यानी जितने भी आलू हैं ये सब आलू हैं, देखिए ये भी आलू है, ये भी आलू है, ये भी आलू है, ये भी आलू है, ये भी आलू है और इनके बीच की जो गैपिंग है सभी के 3-3 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर, 3-3 सेंटीमीटर सभी दूर पे रखे गए हैं। और इस आलू से इस बाल्टी की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। कितने आलू? 10 आलू। फिगर में कुछ ही दर्शाया गया लेकिन 10 आलू रखे गए हैं। इसको यहाँ पर और सीधे नीचे देखेंगे, क्वेश्चंस को और विस्तृत में बताया गया। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी बाल्टी से जाना है आलू के पास, निकटतम आलू को उठाती है, यानी जो पास में उसको उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी समझो यहाँ से गई और फिर यहाँ से आलू उठाई फिर से लाई इसमें डाली। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से गया या गई, लड़का लड़की मतलब कोई भी, यहाँ से जाएगी तो 5 सेंटीमीटर और लौटेगी भी तो 5 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। आने और जाने में एक चक्कर में कितना लगा 10 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। अब दूसरा आलू देखिए, दूसरा आलू यानी है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो 5 ये है 3 ये, यानी 5 3 8, 8 आई 8 गई तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से हर एक आलू को उठाती जा रही है। ठीक है, वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, यानी पूरे आलू को बाल्टी में रखना है। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय दौड़नी पड़ेगी, यानी जो प्रतियोगी है कितना दूरी दौड़ेगा, यानी कितनी दूरी तय करेगा, इस चीज़ को आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा। यानी पहले आलू, जो ये पहला आलू आपके सामने है और ये जो बाल्टी आपके सामने है, इनके बीच की दूरी यहाँ से लेकर और इस आलू तक के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और हर आलू के बीच की जो गैपिंग है वो 3-3 सेंटीमीटर है। तो ये 5 तो जाएगा और प्लस जितने आलू की संख्या पहले पे है तो 5 हो जाएगा, दूसरे पे तो 5 3 8 हो जाएगा, तीसरे पे तो 5 3 8 3 11 हो जाएगा। इस प्रकार से हमेशा बढ़ता रहेगा दूरियाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हल डालना है। यहाँ लिख दीजिए हल, और हल लिखने के बाद लिखिए पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी
तय की गई दूरी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी फिर लिखना दूसरे आलू को उठाकर, सेम काम करना आपको, दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी 5 और +3, 5 + 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर लिखना तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने पर तय की गई दूरी, तो पहले 5 फिर 3 गई और फिर 3 जाएगी, यानी देखो इस आलू को उठाई तो केवल 5, जब इस आलू को उठाएगी तो 3, ये पहला आलू है, ये दूसरा आलू है और ये तीसरा आलू, तो पहले को उठाया तो केवल 5, दूसरे को तो 3 और हुआ, और तीसरे को जब उठाएगा तो 3 और हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। अब इनसे एक बन जाएगा एपी, क्या बन जाएगा एपी, यहां लिखेंगे इस प्रकार बनी एपी, इस प्रकार बनी एपी क्या होगा, पहले 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 फिर 17 फिर 20 डॉट डॉट, इस प्रकार से उसे 10 आलू उठाने हैं। ठीक है, पहले 5 फिर 8 फिर 11 फिर 14 फिर 17 फिर 20, इस प्रकार से उसको 10 आलू उठाकर बाल्टी में डालना है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद, तो लिख दीजिए प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5। सार्वांतर निकाल लीजिए, सार्वांतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d बराबर होता है a2 - a1, a2 का मान 8 है यानी दूसरा पद, और ये 5 है, घटा देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पदों की संख्या दी है, पदों की संख्या मतलब आलू की संख्या, आलू कितने हैं 10 आलू हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना, मतलब वो कितना दूरी तय करेगी, इसके लिए हम योग निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, और सूत्र क्या होगा Sn = n/2, सॉरी यहाँ पर n/2 लिखना है, n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n - 1 × d, s n के स्थान पे 10, यहाँ भी 10/2 हो जाएगा ब्रैकेट्स में, 2 × a के स्थान पर आपको रखना है 5, प्लस यहाँ पर 10 - 1 × d के स्थान पर रखना है आपको 3। 10 में 2 का भाग देंगे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10, और प्लस 10 में से घटा लेंगे 9 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और फिर ये हो गया 10 + 9 × 3 = 27। ठीक, अब इसको आगे देखिए, यहाँ पर देखेंगे आपको क्या मिला, S10 बराबर मिला है 5 ब्रैकेट में 10 + 27, और देखिए 5 × इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 37, आगे 7 × 5 = 35 के 5, और 5 × 15 3 हो जाएगा 18, यानी 150 सेंटीमीटर, सॉरी 185 सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको क्या मिल गया S10, यानी S10 क्या मिला, ये जो आपको मिला है एक तरफ की दूरी मिला, यानी जाने में भी आप कह सकते हैं या केवल आने में कह सकते हैं, यानी एक तरफ का है गई या आई, उसका 185 सेंटीमीटर होगा, आई गई है तो 2 का इसमें क्या कर दीजिए गुणा, तो आप हो जाएगा S10 = आपका हो जाएगा 185 × 2, तो S10 = हो जाएगा 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 2 1 2 1 3, यानी 370 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वो आने और जाने में कुल जो दूरियां तय करेगी वो 370 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने इस वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 20 वीडियो लेक्चर को देखा, यानी 15वां क्वेश्चन, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, इस प्रकार से आपने इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में देखा कि किस प्रकार से हम इनके
सरल कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।